हमारे देश में कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये कोई परसेप्शन नहीं है। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड हार्श एंड सैड रियलिटी है हमारे समाज की, कि हमारे समाज के दूर दराज के इलाकों, गांव, कोनों, कस्बों, सड़कों, शहरों से लेकर यूनिवर्सिटी स्पेसेस के अंदर जातिवादी भेदभाव, जातिवादी शोषण, उत्पीड़न होता है। रोहित वेमुला का नाम, पायल तड़वी का नाम एक बड़ा हिस्सा स्टूडेंट्स का जानता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा चंक है, ढेर है ऐसे नामों का जो दर्ज तक नहीं हुए हैं। देखिए, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी देख लीजिए, यूजीसी का खुद का डाटा देख लीजिए कि पिछले सालों में 2019-20 से लेकर 2023-24 का अगर आप डाटा उठा लें, 178 से बढ़कर 378 के करीब केसेस हो जाते हैं कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। और ये सारी यूनिवर्सिटीज की भी बात नहीं कर रहे हैं, करीब 3500 में से ये केवल 2200 यूनिवर्सिटीज का आंकड़ा है। और अगर आपको बताएं कि साल दर साल करीब 118%, अगर मैं सही से याद करके बता पा रही हूँ, दर से ये एक्ट्स ऑफ वायलेंस, ये एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटीज में साल दर साल बढ़ रहे हैं। तो साफ सी बात है कि सरकार भी मानती है, सरकार की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी मानती है, यूजीसी भी मानती है कि यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस की जरूरत थी और इसीलिए उनको लाया जाता है। पर यहाँ पर ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इन गाइडलाइंस को बहुत ही शॉर्टी तरीके से फ्रेम किया गया है, इन गाइडलाइंस को बहुत वेग तरीके से फ्रेम किया गया है, बहुत प्रॉब्लमैटिक तरीके से इनको फ्रेम किया गया है। ये अनडिनाइबल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज यहाँ पर सरकारी मीडिया, सरकार के अलग अलग तंत्र छात्रों के एक हिस्से को डराने धमकाने में इस तरीके से तुले हुए हैं कि आपको फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, आपको गलत केसेस में फैब्रिकेट करके आपको तिहाड़ भेज दिया जाएगा। ये डर का माहौल उनके अंदर क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इस तरीके के कंफ्यूजन का स्कोप इन गाइडलाइंस में यूजीसी ने और शायद सरकार ने जानबूझकर बनाकर छोड़ा है, ताकि ये मामला किसी न किसी तरीके से सवर्ण बनाम अन्य हो जाए। पर यह मामला सवर्ण बनाम अन्य का नहीं है, ये मामला है सोशल जस्टिस बनाम शोषण का। ये मामला है शोषण बनाम न्याय का। आज इस देश में जब एक छात्र पिछड़ी जाति का, किसी भी या फिर आर्थिक पिछड़े परिवारों से जब वो आ रहा है, सिर्फ पिछड़ी जाति का ही छात्र नहीं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों से भी आ रहे हैं, वो भी कितना स्ट्रगल करके इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आते हैं और उसके बाद कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं एजुकेशनल जर्नी में। बजाय इसके कि उनका ध्यान, उनका फोकस पढ़ाई पर हो, कहीं उनको भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, कहीं अलग अलग तरीके से छात्रों को मानसिक तौर से लेके को बांट दिया गया है। अरे इसी यूनिवर्सिटी में अभी आपको शहीद भगत सिंह कॉलेज की घटना आई थी कुछ महीनों पहले। ये एक छात्र को, जो दलित छात्र था, उसको अकेले में बुलाकर उसके साथ मारपिटाई करी गई थी। आप लोगों को ये घटना आप जानते होंगे। छात्रों से लेकर टीचर्स तक शिकार होते हैं जाति आधारित भेदभाव और एट्रोसिटीज का। तो इन गाइडलाइंस की जरूरत थी, ये बात किसी से भी छुपी नहीं हुई है। पर इन गाइडलाइंस को इस तरीके से क्यों लाया गया? यहाँ पर एक इक्विटी कमेटी के फॉर्मेशन की बात हो रही है। उस इक्विटी कमेटी में कहा जा रहा है कि जो मेंबर्स होंगे वो हेड खुद नॉमिनेट करेंगे। मतलब उस इक्विटी कमेटी का जो चयन है वो तक फेयर नहीं होगा, तो उसकी जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है? जहां पर उस कमेटी का फॉर्मेशन ही इलेक्टेड होना चाहिए था, इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए थे उसमें, वो इलेक्टेड नहीं है। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटीज के अंदर रैगिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज को यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस का दर्जा नहीं दिया गया है। कोई स्टूडेंट सुसाइड कर ले रहा है, यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर है, वो सिविल ऑफेंस है। और ये जो इनकी इक्विटी कमेटी बनेगी, जो एचओडी के संरक्षण में बननी चाहिए थी, संरक्षण में नहीं बन रही, उसके निरीक्षण में बनेगी। उनके पसंद के लोग उसमें नॉमिनेट किए जाएंगे। जो अक्यूज हो पाए जाते हैं कई बार इसी तरीके के केसेस में, वो खुद जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर होंगे इन केसेस में, और उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो न्याय दें। और उसके बाद जो फाइंडिंग निकलेगी भी, वो डिसाइड वही करेंगे कि वो बाइंडिंग है कि नहीं। तो पहली बात तो इतना ढीला ढाला ड्राफ्ट हमारे सामने पेश किया गया है, जो पिछड़े हैं उनको भी न्याय प्रॉमिस नहीं कर रहा, और जो तथाकथित सवर्ण जाति से आ रहे हैं उनके लिए भी जानबूझकर किया गया है। आप देखिए ये ध्रुवीकरण क्यों पैदा किया गया है। सरकारें हमारी अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक दो तरीके की राजनीति करती आ रही हैं, एक भड़कावे की राजनीति और भटकावे की राजनीति, और आज यहाँ पर वही डिवीजन किया जा रहा है। ये
हमारी कोर्ट कहती है कि इसको स्टे हम इस पर हम स्टे कर रहे हैं क्योंकि इससे डिवीजन होगा। अरे बटे हुए समाज को आप कितना बांट दोगे? आप बांट रहे हो इस तरीके का ध्रुवीकरण करके। बटे हुए समाज को अगर हम इन डिविजन्स को देखना बंद कर देंगे, इन एट्रोसिटीज को देखना बंद कर देंगे, तो उससे ये एट्रोसिटीज बंद नहीं हो जाएंगी, ये डिविजन्स खत्म नहीं हो जाएंगे। उनको खत्म करने के लिए, बेहतर समावेशी माहौल बनाने के लिए, बेहतर स्पेस बनाने के लिए, इंक्लूसिविटी बनाने के लिए इन गाइडलाइंस की जरूरत थी और इसलिए इन गाइडलाइंस की जरूरत है। यहाँ से हमारी मांग है कि यूजीसी एक्विटी गाइडलाइंस को बेहतर तरीके से रीफ्रेम करके इनको लेकर आया जाए। अरे पॉश एक्ट हमारे सामने मौजूद है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, उसमें 2 तरीके के डिविजन हैं साफ तौर पर। अनसब्सटैंशिएटेड केस कि आपने कंप्लेन किया पर आप सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए, और एक ऐसा केस जो फॉल्स केस है, तो उसमें प्रोविजंस हैं कि जिसने फॉल्स केस रखा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। वो प्रोविजंस आप इन गाइडलाइंस में भी लेकर आई है। हम कोई छात्र नहीं चाहेगा कि किसी भी जाति का छात्र आ रहा हो, तथाकथित सवर्ण जाति से आ रहा हो, वो फॉल्सली अक्यूज हो। तो इस तरीके से इन गाइडलाइंस के प्रोविजंस को फ्रेम करने वालों की यही तो मांग है ना। देखिए इन गाइडलाइंस को इस तरीके से फ्रेम किया जाए कि इनका मिसयूज ना हो सके, इसमें जस्टिस का डाइल्यूशन ना हो सके। और जो लोग कह रहे हैं कि ये सवर्ण जाति के छात्रों के खिलाफ है, अरे सिंपल सी बात है, आप उठा कर देखिए। साफ बात ये है, ये एक्ट कहता है कि पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स जेंडर बेस पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और ओबीसी भी क्लियरली मेंशन्ड है। तो ओबीसी कम्युनिटी के अंदर आप मंडल कमीशन के 11 पॉइंटर्स उठाकर देख लीजिए, देश के अलग अलग हिस्सों में ब्राह्मण जाति के भी लोग ओबीसी में आ जाते हैं, क्षत्रिय जाति के भी आ जाते हैं, वैश्य जाति के भी आ जाते हैं। तो साफ तौर पर ये बात ही जायज नहीं कि सवर्ण जाति के लोग। से शुरू हुआ ना कि ओबीसी को क्यों ऐड कर लिया गया है इसमें? ओबीसीज में भी एक सेगमेंटेशन है। ओबीसीज में भी कुछ जातियां दबंग हैं, कुछ जातियां पिछड़ी हैं और अति पिछड़ी हैं। ये बात जिन यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ये गाइडलाइंस आने वाली हैं, वहीं पर मंथन होकर ये विचार किस तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल किया जाए, उसी रास्ते से ये समाज में आया है। तो आज इसको पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए इन गाइडलाइंस को लाया गया। इन गाइडलाइंस की अपनी दिक्कतें हैं, इन गाइडलाइंस की अपनी प्रॉब्लमैटिक है, इसीलिए हम यहाँ पर इन गाइडलाइंस की खामियों को गिनाते हुए इन मांगों को दोहराने आए हैं कि यूजीसी 2026 की ये जो एक्विटी गाइडलाइंस हैं, इनको दोबारा स्पष्टीकरण नहीं है, इनको दोबारा से रिफ्रेम किया जाए। उसके अलावा एक्विटी कमेटी फॉर्मेशन का जो प्रावधान है, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स की जगह इलेक्टेड मेंबर्स का प्रावधान हो ताकि फेयर इंक्वायरी इंश्योर की जा सके। उसके अलावा क्लियर लीगल डिस्टिंक्शंस हो जिससे कि मिसयूज और जस्टिस का डाइल्यूशन प्रिवेंट किया जा सके। किसी छात्र किसी भी जाति से आता है, उसको ये डर ना लगे कि उसको फॉल्सली अक्यूज किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ बाकी देश की आम जनता से यही अपील है कि सरकार की एजेंसियों की इस तरीके की जो साजिशें हैं, अनक्लियर वेग गाइडलाइंस लाकर के हम आपस में ही ध्रुवीकरण होकर पोलराइजेशन का शिकार होते रहें, सवर्ण वर्सेस अवर्ण करते रहें, इस झांसे में हम ना फंसें। मेरी जाति, तेरी जाति, किसी की भी जाति, उस जाति को खत्म करके हमें जातिवाद, मोदी जी की जाति निकाल कर उनको गालियां दी जा रही है। जातिवाद, देखिए जातिवादी हिंसा, शोषण और भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जाति अभी भी है, और उसको सुधार करते हुए, उसको रोकथाम करते हुए आगे का रास्ता इसी में है कि मेरी जाति तेरी जाति, इसको खत्म करते हुए, इस झगड़े से आगे बढ़ते हुए हम बेहतर समाज के रास्ते में अपने जो असल बेहतर संघर्ष है, बेहतर शिक्षा सब तक पहुंचे, उन संघर्षों को और किस तरीके से मजबूत बेहतर कभी बनेगा ये जो शुद्ध समाज है, सेवा ही करे, पढ़े लिखे ना, देखिए तभी बेहतर समाज बनेगा। देखिए हमारा संविधान भी ये बात कहता है कि सोशल जस्टिस जो है वो हक है हमारा, वो चैरिटी नहीं है। और संविधान को मानते नहीं है लोग नहीं मानते, लेकिन सरकार भी इस बात को नकारती नहीं है कि संविधान को हम नहीं मानेंगे। तो साफ सी बात है कि यहाँ पर सरकारें, यूजीसी खुद मानते हैं कि इन गाइडलाइंस की जरूरत थी, इसलिए इनको लाया गया है, पर इनकी खुद भी जो अल्टीरियर मोटिव है, इनके जो भी दूसरी मंशाएं हैं, ये ध्रुवीकरण करने का जो साफ तौर पर हमें दिख रहा है, वही साफ तौर पर विजिबल है हमें। इस तरीके के खराब तरीके से जो फॉर्मुलेट किया गया इन गाइडलाइंस को, उसको सुधारा जाए। इस तरीके नहीं तो आज आप कह रहे हैं कि इन गाइडलाइन को वापस ले लिया जाएगा, कल को आप कहेंगे SC/ST एक्ट हम वापस ले लेंगे, ये तो स्लाइडिंग स्कोप हो जाएगा ना। कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि देश बट रहा है इस तरीके से, कल को आप कहेंगे SC/ST एक्ट भी हम वापस ले लेते हैं क्योंकि बट रहा है देश, जबकि देश तो पहले से जैसे बटा हुआ नहीं था। अरे बटे हुए देश में एक देश जो पहले से बटा है, इतना गैर बराबर है, शोषण है, उत्पीड़न है, जहाँ पर वहीं पर ना सामाजिक सुधार और न्याय की जरूरत है। तो न्याय को बेहतर तरीके से कैसे लाया जाए, उसके लिए पीछे बहुत डेटा, बहुत सारा
हमारे आप जिसको कह सकते हैं यूजीसी के पास आपको तो गधा बताया जा रहा है ना कि इन गधों को घोड़ा क्यों बनाया जाए, ये गधे गधे ठीक है, ये कहा जा रहा है ना सर। आप देखिए देखिए उनकी मंशा तो क्लियर है ना, देखिए गाइडलाइन ऐसा नहीं कह रही है। हाँ। जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनकी मानसिकता को ही रोकने और रोकथाम करने के लिए ऐसी ये गाइडलाइंस मानसिकता से कैसे निकलेगा बाहर, ये कैसे खत्म होगा? गाइडलाइंस लाना, बेहतर गाइडलाइंस लाना पहला कदम है, ये आखिरी कदम नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि इनके लाने से ही सारा रामबाण इलाज हो जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, जब हम अगर बेकार गाइडलाइंस पे इतना बवाल है, अच्छी आ गई तो कितना बवाल होगा। जैसे अगर किसी घर में चोरी रोकनी है, आप दरवाजा और ताला लगाएंगे ना, लेकिन ताला ही खराब है, दरवाजे में ही छेद है, खोखले हैं, तो चोरी होगी। अगर गाइडलाइंस ही खराब है तो रोकथाम कैसे होगी? तो गाइडलाइंस इसी तरीके की लाई गई है जिससे ना तो जो जिसको अवर्ण कहा जा रहा है उसको फायदा हो रहा है, और जिसको सवर्ण कहा जा रहा है उसको नहीं है नुकसान, लेकिन उसको लगता रहेगा कि उसको नुकसान है। इस तरीके से इस गाइडलाइंस को फ्रेम किया गया है। ये बात